देखिए लास्ट क्लास में आपको जो हुआ था थ्रेशोल्ड तक हो गया था। थ्रेशोल्ड के बाद हम लोग अभी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बात कर रहे थे, डायनेमिक में अभी हम लोग नहीं गए थे। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब कि अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें कि अगर कोई भी आपका एक ग्राफ है, तो जैसे हम लोग y इक्वल टू एक्स का तुमने जो ग्राफ देखा था, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ आपका ऐसा आया करता था। तो रेड कलर से बनाता हूँ। कुछ ऐसा ग्राफ आया करता था y इक्वल टू एक्स का आपका। और जब आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देते तो कुछ ऐसा ग्राफ आया करता है। जिसमें y इक्वल टू एक्स जो है उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ, और जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। तो इसी प्रकार से जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि वह स्केल लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर वो स्केल हमारी लीनियर है तो वो बेटर कंडीशन मानी जाती है कि जो आउटपुट है वो हमारा एग्जैक्टली इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है एक समान क्रम में। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हम वेट मेजर कर रहे हैं, अगर हम वेट मेजर करते हैं तो वेट में हम जैसे जैसे क्या कहते हैं वैल्यूज को इनपुट को बढ़ाते हैं एक लीनियर फॉर्म में हमारा स्केल पे वेट हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पे नॉन नॉन लीनियर किसी भी प्रकार की स्केल नॉन लीनियर नहीं है। और वहीं अगर तुमको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने लॉग ग्राफ देखा होगा, जो लॉग ग्राफ होता है तो सेमी लॉग स्केल होती है, जो लॉग स्केल होती है उसमें जो स्केल बढ़ता है वो नॉन लीनियर तरीके से बढ़ता है। उसमें 10 के लिए 0 से 10 के लिए जितनी स्केल है उतनी ही स्केल 0 से लेकर 100 के लिए होती है, तो वो कहलाता है नॉन लीनियर स्केल। तो ये तो जस्ट एग्जांपल था। अब अगर हमको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लीनियरिटी की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है जो कि आउटपुट के वेरिएशन को इनपुट के वेरिएशन में दिखा सॉरी जो कि इनपुट के कारण जो कि इनपुट के कारण आउटपुट में हुए वेरिएशन को दिखाती है। अगर इंस्ट्रूमेंट में लीनियरिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है तो आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंगली लीनियर वे में चेंज होता है या लीनियरली चेंज होता है। लीनियर वे में या लीनियरली, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल वर्ड में कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होने पर इंस्ट्रूमेंट पे आउटपुट इनपुट के साथ लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, अभी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में लीनियरिटी हुई तो वो लगातार एक ही रिजल्ट हर सेम इनपुट पर लगातार उस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके रिजल्ट आने पे काफी डिफरेंसेस आएंगे थोड़े बहुत। वो अपनी एक पुरानी वैल्यू से मतलब हम वही दोबारा इनपुट देते हैं तो हो सकता है वह पुरानी वैल्यू हमें प्राप्त ना हो। तो यहाँ पे लिखा है कि लीनियरिटी को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि लीनियरिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह एबिलिटी होती है जो कि जो कि जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच सेम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकल और इसको अच्छा इसको इस तरह से मत देखो, वही पहले वाली परिभाषा ही ठीक है। इसको मैं नॉर्मल वर्ड्स में समझा देता हूँ। इसका कहने का क्या मतलब है कि लीनियरिटी जो है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह समान इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और समान इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट और आउटपुट के बीच में सिमेट्रिकल क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं समरूपता, और लीनियर लीनियर ग्राफिकल लीनियरिटी हमको दिखा सकता है। मतलब ग्राफिकली वो लीनियर होंगी, उस एबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राफिकली अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम ग्राफिकली इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है
उसे हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ग्राफिकल के रूप में परिभाषा जो यहाँ पे मैं नीचे बताऊंगा, ग्राफिकली अगर उसे हम परिभाषित करना चाहें तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि आउटपुट और इनपुट के बीच का जो कर्व होता है वो कहलाता है आपका कैलिब्रेशन कर्व। इनपुट और आउटपुट के बीच का ग्राफ कैलिब्रेशन कर्व कहलाता है। अगर ये कैलिब्रेशन कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो यह इंस्ट्रूमेंट की लीनियरिटी प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। अब अगर इसे हम कैलिब्रेशन कर्व के रूप में परिभाषित करना चाहें तो हम बोलेंगे कि कैलिब्रेशन कर्व में आउटपुट का स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम डेविएशन के द्वारा इंस्ट्रूमेंट की लीनियरिटी को डिफाइन किया जाता है। फिर से बोलता हूं, इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट के एक्चुअल कैलिब्रेशन कर्व में आउटपुट का स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम डेविएशन उस इंस्ट्रूमेंट की लीनियरिटी को दर्शाता है। इसे फुल स्केल रीडिंग या एक्चुअल रीडिंग या एक्चुअल रीडिंग के परसेंटेज में बताया जा सकता है। ये 3 परिभाषाएं थी। इन तीनों परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये दो लाइन की परिभाषाएं होती हैं। अब इसके बाद अगर हम कर्व पे आए तो अगर हम देखें कि हमने y एक्सिस पे आउटपुट को लिया हुआ है और x एक्सिस पे इनपुट को लिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारा आइडियल कर्व होना चाहिए वो हमारा आइडियल कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो जब इनपुट आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो कुछ कर्व हमारा इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, हमें इस प्रकार से हमें कर्व प्राप्त हो रहा है। ऐसा होने पर सही नहीं बना, इस प्रकार का हमें कर्व प्राप्त हो रहा है तो जो आइडियल कर्व है और जो एक्चुअल कर्व है उसके बीच का जो ये डेविएशन है, इस डेविएशन को बोलते हैं हम लीनियरिटी। मतलब कि इसे हम परसेंटेज के फॉर्म में दिखाएंगे कि लीनियर हमारा कितना है। आइडियली ये मैक्सिमम डेविएशन 0 होना चाहिए, आइडियली ये मैक्सिमम डेविएशन आपका 0 होना चाहिए, पर इसे परसेंटेज में दिखाया जाएगा और ये परसेंटेज में आपका दिखाएंगे किसके, फुल स्केल रीडिंग या एक्चुअल रीडिंग। इट डिपेंड अपॉन अगर हमारा किस प्रकार में प्रदर्शित, अगर हम डेल्टा ए के फॉर्म प्रदर्शित करते हैं तो हमारा वो हमारा फुल स्केल रीडिंग के फॉर्म में आता है, और अगर हम क्या कहते हैं लिमिटिंग एरर के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमारा एक्चुअल रीडिंग में आता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें। नेक्स्ट आ जाते हैं जीरो ड्रिफ्ट। जो जीरो ड्रिफ्ट है, इस जीरो ड्रिफ्ट का क्या मतलब है। अब देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट आज खरीदा है, ठीक है, उस पे आपने आते ही एक करंट उस पे फ्लो कराया 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का आपने करंट फ्लो कराया। उसके बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। एक निश्चित इनफ टाइम के बाद आप आते हो तो आप देखते हो कि उस पे 5 एम्पियर की जगह 4.9 एम्पियर दिखा रहा है या 5.1 एम्पियर दिखा रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो इसका इंडिकेशन था, किसी वजह से या तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स के उसकी एज में डिफरेंस आने का उसको जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिव टॉर्क है, उस पर इफेक्ट पड़ा है, या फिर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई हैं जिस कारण से हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया है, ड्रिफ्ट आ गया है। तो ये क्या बोलता है, जीरो ड्रिफ्ट हमारा ये बताता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इंडिकेशन में एक निश्चित समय काल के बाद बिना इनपुट वेरिएबल चेंज हुए जो
आउटपुट में चेंज दिखता है उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट का ड्रिफ्ट कहते हैं। फिर से बोलता हूं, किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद बिना इनपुट वेरिएबल के चेंज हुए आउटपुट इंडिकेशन में जो चेंज दिखता है उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ये ड्रिफ्ट आपका परिभाषित हो गया। ठीक है, अब जीरो ड्रिफ्ट क्या होगा? यदि यदि इस ड्रिफ्ट को, यदि उपरोक्त जो हमने पहले ऊपर ड्रिफ्ट को परिभाषित किया है, यदि इस ड्रिफ्ट को टाइम के साथ आउटपुट में जीरो वैल्यू के साथ, अगर ये ड्रिफ्ट हमें टाइम के साथ आउटपुट में जीरो जीरो वैल्यू के साथ दिखे तो इसे हम कहेंगे जीरो ड्रिफ्ट। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट लाए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तुम लेके आए, उस पर तुमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, आइडियली उसका पॉइंट किसे इंडिकेट करना चाहिए? आइडियली वो पॉइंट इंडिकेट करना चाहिए जीरो वैल्यू को। ठीक है, तो जीरो वैल्यू को इंडिकेट करना चाहिए, पर एक कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई या उसकी इनफ एज हो गई तो वो क्या हो गया, आपका जीरो से थोड़ा सा पॉइंट हट गया, पॉइंट वन पे चला गया, पॉइंट टू पे चला गया, तो इसे हम बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जीरो ड्रिफ्ट किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो ड्रिफ्ट वह होता है जब किसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट जीरो वैल्यू से चेंज हो जाए, जीरो वैल्यू से चेंज हो जाए। अब अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? ऐसा अगर होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट का हम वापस कैलिब्रेशन करते हैं और उस कैलिब्रेशन के दौरान हम उस वैल्यू को वापस जीरो पे लाते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कि आपके टेम्परेचर चेंज हो गया है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, ये प्रेशर वगैरह चेंज हो गया है, प्रेशर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन इफेक्टिव कंपोनेंट होता है आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और उसके कंट्रोलिंग टॉर्क पे फर्क पड़ता है। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होते हैं ये आगे मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा। और कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसे एक आउटपुट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। दूसरा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड, आउटपुट मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। ये दोनों अनफॉरगिवेबल कंडीशन होती हैं कि अगर आपने इस तरह की कंडीशन में मेजरमेंट किया है तो आपकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस में अगर आपसे गलती होती है तो ये कंडीशन आपकी जानबूझ के की गलती को मतलब इसे गलती ही मानते कि आपकी मिस्टेक नहीं, मतलब कि ये ऐसी गलतियां जिनमें आपके नंबर कट हो गए, ऐसा मान लीजिए। चलिए इसको दूसरी वाली गलती को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज को, और इस गलती को हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही ये जो डिफाइंड एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो वो एक डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में काम करने के लिए बनाया जाता है। और अगर आप और वो उसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अगर आप अलग से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं या फिर उस जगह पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। और इसलिए इनको गलती माना जाता है क्योंकि इनको दोनों को सॉल्व करने का तरीका नहीं होता। अगर इनके कारण इफेक्ट पड़ रहा है तो इनको सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में कोई अलग से चेंजेस नहीं किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अनफॉरगिवेबल मिस्टेक बोला जाता है आपके मेजरमेंट। अब ये नेक्स्ट आपका टेम्परेचर चेंज, क्योंकि टेम्परेचर चेंज को आदमी इसलिए कंसीडर कर सकता है बिकॉज टेम्परेचर चेंज पर्सन टू मेजर करने वाले पर्सन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपके मटेरियल में जो स्प्रिंग लगी हुई है या कॉइल लगी हुई है उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। पर इसे क्या कहते हैं, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट में चीजों को लगाते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट में हम अलग टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट कम किया जा सकता है और ये उतना इफेक्ट मेजरमेंट में नहीं डालेगा उतना। इसी के साथ जो हमारे मेटल के
और एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, मेटल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं टाइम के बाद, निश्चित टाइम के बाद, तो क्या कहते हैं वो आपका इफेक्ट करता है। तो उसके लिए हमको लगातार मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये मेंटेनेंस वाले काम है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई किसी वजह से, तो वो आपको कंटिन्यूस उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मैकेनिकल वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वाइब्रेशन अगर आपके क्रिएट हो रहे हैं, आपका वियर एंड टियर क्रिएट हो रहा है, आपका कोरिजन उसमें हो रहा है मटेरियल में, तो मटेरियल में कोरिजन कंटिन्यूसली होता रहता है। कोरिजन मतलब क्षरण, जो आपके गल जाते हैं ना तो उसे क्षरण बोलते हैं। तो क्षरण, वियर एंड टियर मतलब कि आपका क्या कहते हैं, जैसे कोई कॉइल है, कॉइल में कहीं से कुछ जर के कारण कॉइल हल्की सी टूट गई, हल्का सा उसमें क्रैक आ गया, तो वियर एंड टियर हो गया आपका। मैकेनिकल वाइब्रेशन मतलब मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण आपकी बियरिंग वगैरह ढीली पड़ गई, तो उस कारण से आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है। तो ये क्या कहते हैं कुछ फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आपको इसमें 3-4 फैक्टर याद होंगे तो इनफ होंगे। और जैसे तुम समझ चुके हो, ये जो ड्रिफ्ट कंडीशन, ये क्या है, अनडिजायरेबल मतलब अनचाही कंडीशन है, इसको हम नहीं चाहते कि कहीं भी उत्पन्न हो, तो इसलिए बोलते हैं ड्रिफ्ट इज एन अनडिजायरेबल कंडीशन। और केवल टेम्परेचर चेंज को छोड़ के, टेम्परेचर चेंज को छोड़ के इसे इजीली कंपनसेट नहीं किया जा सकता, इसे इजीली कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ही रीडिंग कई बार ले लें और फिर हम उसका एवरेज निकाल लें, क्योंकि बिकॉज दीज फैक्टर्स ऑलवेज इफेक्ट द मेजरमेंट, हमेशा मेजरमेंट को कंटिन्यूसली इफेक्ट करते रहेंगे। तो इसको, इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि इंस्ट्रूमेंट का कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन होता रहे, कंटिन्यूस इंस्पेक्शन होता रहे, अगर उसमें कोई खराबी आती है तो उसका तुरंत कैलिब्रेशन किया जाए। तो ये इसका केवल एक उपाय है बस। तो ये होता है आपका जीरो ड्रिफ्ट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक निश्चित इनपुट मान पर, एक निश्चित इनपुट मान पर, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, इसको ऐसे लिखो, एक निश्चित इनपुट मान पर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आउटपुट पे दी जाने वाले मेजरमेंट की हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, एक एक पॉइंट भूल गया था। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक ही इनपुट पर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आउटपुट पे प्राप्त होने वाले मेजर्ड वैल्यू की डिग्री ऑफ क्लोजनेस को हम उस इंस्ट्रूमेंट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। अब इसको नॉर्मल वर्ड्स में कैसे, मतलब अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या बोलेंगे कि अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को लगातार एक ही इनपुट दे रहा हूँ, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को लगातार एक ही इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक ही आउटपुट कितनी बार दिया जा सकता है, वही आउटपुट कितनी बार दिया जा सकता है, या फिर उस आउटपुट के करीब कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब यही है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो लिखी हुई है, इसका मतलब यही है कि जो एक्चुअल आउटपुट वैल्यू है उसके आसपास की जो आउटपुट हमें प्राप्त हो रहे हैं वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कितने करीब करीब हमें प्राप्त हो रहे हैं वो आउटपुट, तो वो कहलाता है हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसे हम इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं एक निश्चित समय अंतराल में। मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल में हमने एक्सपेरिमेंट किया और कितनी यूनिट्स हमारी उसकी आउटपुट के करीब आई। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 9 लगभग पूरी पूरी पास आई, तो हम बोल सकते हैं 9 आउट ऑफ 10 एट इस टाइम पीरियड पे हमारा इसने सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस किए हैं। और अगर हम परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो उसमें जीरो ड्रिफ्ट आती है। मतलब कि अगर क्या कहते हैं हमने 10 एम्पियर मेजर किया है तो 10 के 10 बार वो हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर ही दिखाएगा। ठीक है, और अब इसका रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी से क्या डिफरेंस है।
जो आपका क्या कहते हैं रिपीटेबिलिटी होता है, इसे हम स्केल रीडिंग में वेरिएशन और नेचर में रैंडमनेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूं कि रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि हमारे स्केल रीडिंग में वेरिएशन हो रहा है, मतलब कि हम अलग अलग इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वो नेचर में रैंडम है, पर हम ये कह रहे हैं कि हर इनपुट में हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम बोलते हैं उसे रिपीटेबिलिटी। ठीक है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है कि हमने सेम इनपुट कई बार दिया है और हम ये मेजर कर रहे हैं कि सेम इनपुट में जो आउटपुट मिल रहे हैं वो एक दूसरे के कितना क्लोज आ रहे हैं। कि अगर हमारा 5 एम्पियर हम मेजर कर रहे हैं तो 5 एम्पियर 4.98, 4.99, 4.96, 5.01, 5.02, तो ये क्लोजनेस कितनी है, ये बात आती है हमारी रिप्रोड्यूसिबिलिटी में कि एक ही इनपुट को हम कितनी बार रिपीट कर पा रहे हैं। और वहीं हम रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पूरी स्केल में हम अलग अलग इनपुट देंगे, 1 एम्पियर देंगे, 2 एम्पियर देंगे, फिर तक वापस हम 1 एम्पियर देंगे, फिर हम 3 एम्पियर देंगे, फिर वापस 1 एम्पियर देंगे। तो हम बोल रहे हैं कि वो एक ही इनपुट देने मतलब वो इस तरह के रैंडम नेचर पे कितनी बार एक ही इनपुट के लिए एक प्रकार का आउटपुट रिपीट कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, इनमें थोड़ा सा ही अंतर है, बट इवेंचुअली दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, लगभग सेम है, बस जो स्मॉल अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। रिपीटेबिलिटी के कंडीशन में स्केल रीडिंग में वेरिएशन होगा और जो इनपुट होगा वो रैंडम इन नेचर होगा। इसके बाद आते हैं हम स्टेबिलिटी एंड टॉलरेंस पे। स्टेबिलिटी क्या है और टॉलरेंस क्या है। अब स्टेबिलिटी क्या आपका बताता है कि इसको इस तरह से बोलेंगे कि ये आपके इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग लाइफ एंड स्टोरेज लाइफ की बात कर रहा है। स्टोरेज जो आपकी ऑपरेटिंग लाइफ हो गई और जो आपकी स्टोरेज लाइफ हो गई, स्टोरेज लाइफ कह लीजिए ऑपरेटिंग लाइफ कह लीजिए, सेम ही चीजें हैं कि हम कितने दिनों तक उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कितने दिनों तक हम उसको सही कंडीशन में रख सकते हैं, ये उसका ऑपरेटिंग लाइफ और स्टोरेज लाइफ का मीनिंग। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के समय काल या फिर लाइफ क्या होती है, ऑपरेटिंग लाइफ कह लीजिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेटिंग लाइफ या स्टोरेज लाइफ में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक निश्चित परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस मतलब एक इनपुट दिए जाने पर आउटपुट प्राप्त होने की एक निश्चित परफॉर्मेंस को वह कितने कितने समय तक रिटेन कर सकता है, एक निश्चित परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, सॉरी ये वर्ड जरूर लिखिएगा, एक निश्चित परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को कितने समय तक रिटेन कर सकता है, वह हमें इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी के द्वारा प्राप्त होता है। या इस तरह से देखो, इसे हम इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी बोलते हैं। फिर से बोलता हूं मैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक निश्चित ऑपरेटिंग लाइफ या स्टोरेज लाइफ में उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को रिटेन करते हुए कितने समय तक वह कार्य कर सकता है, उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज याद नहीं रहती है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो भाषा मैं यूज कर रहा हूँ वही भाषा ही यूज करिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता देता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग टॉलरेंस पे। टॉलरेंस क्या है कि सबसे पहले टॉलरेंस बताने के पहले टॉलरेंस का एक मीनिंग समझ लो जो आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। जैसे तुम लोग जब बीम बेसिक इलेक्ट्रिकल तुम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तुम लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा, या फिर ईडब्ल्यूएस में तुम लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो उसमें कलर के साथ जो लास्ट बैंड हुआ करता था, वो लास्ट बैंड क्या बोला करते थे कि वो टॉलरेंस बता रहा है। टॉलरेंस बता रहा है मतलब कि वो हमको एरर बता रहा है कि हमारी इस जो भी हमारी वैल्यू है रेजिस्टेंस की,
इसका कितने परसेंट एरर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बोला करते थे 100 प्लस माइनस 5%, इसका मतलब है कि जो 100 ओम है उसमें ऊपर नीचे 5% वैल्यू हो सकती है, उसमें वैल्यू 5% ऊपर नीचे हो सकती है। क्योंकि थोड़ा भी रुक रहा हूँ, अटेंडेंस एक बार ले लूं। टॉलरेंस का बेसिक मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब टॉलरेंस की परिभाषा कैसी होगी? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करते समय अलाउड मैक्सिमम एरर को, अलाउड मैक्सिमम एरर ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एरर की बात करें, अलाउड मैक्सिमम एरर को उस इंस्ट्रूमेंट की टॉलरेंस कहा जाता है। टॉलरेंस एक्यूरेसी के क्लोजली रिलेटेड होती है, मतलब कि उससे उसका रिलेशन क्लोज रिलेशन है। मतलब कि अगर हम टॉलरेंस बोल दें या फिर हम एक्यूरेसी बोल दें, अगर हम बोलते हैं कि टॉलरेंस 5% है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट 95% एक्यूरेट है। फिर से सुनिएगा, टॉलरेंस और एक्यूरेसी एक ही चीज को बता रहे हैं बट अलग अलग टर्म्स में बता रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है 10% टॉलरेंस है इसकी, तो मैं ये भी कह सकता हूं ये 90% एक्यूरेट है। ठीक है। अब चूंकि क्या कहते हैं, जो टॉलरेंस होती है वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी टॉलरेंस नहीं है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी? एक्यूरेसी है। बट चूंकि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो हमें एक्यूरेसी नहीं बताते, वो हमें टॉलरेंस बताते हैं, वो हमें टॉलरेंस बताते हैं। जैसे रेजिस्टेंस में भी मैंने बताया कि टॉलरेंस दी जाती है, आपको एक्यूरेसी नहीं दी जाती है, इसलिए हमें टॉलरेंस पढ़ना है यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या टॉलरेंस एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप बोलेंगे नहीं, बट इसे इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वह कभी कभी एक्यूरेसी को टॉलरेंस के रूप में भी बताते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, हम टॉलरेंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो टॉलरेंस होती है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्पेसिफाइड वैल्यू से मैक्सिमम अलाउबल डेविएशन को दिखाती है। मतलब कि मैक्सिमम डेविएशन जो हो सकता है, मैक्सिमम चेंज जो हो सकता है। अगर मैं 100 ओम प्लस 100 ओम प्लस माइनस 5% बोलता हूं, तो मैं यहाँ पे ये बताता हूं कि जो 100 वैल्यू है उसका 5%, मतलब कि 5 ओम ही ऊपर नीचे होगा। कभी आपको ये 94 ओम नहीं देगा सीरीज में, ये आपको 95 देगा मिनिमम से मिनिमम, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये 105 ओम दे पाएगा। इससे ज्यादा 106 ओम आपको ये कभी नहीं देगा, इस बात की वो आपको गारंटी देता है। तो इस प्रकार से हम जो भी हम इंस्ट्रूमेंट पे जहां भी इसका यूज करने वाले हैं, तो हमको एक अंदाजा होता है कि हमको किस प्रकार के प्रोटेक्शन सर्किट यूज करने हैं, या फिर हमको लोड में किस प्रकार का करंट या वोल्टेज प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसलिए हमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और इसी प्रकार से टॉलरेंस आपकी हर इंस्ट्रूमेंट में भी होंगी। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया, उसी प्रकार से आपके इंस्ट्रूमेंट में भी होंगी टॉलरेंस। कि अगर मैं बोलता हूँ एमीटर में कि एमीटर में 5 एम्पियर का एमीटर है और मैं बोलता हूँ कि इसमें 10% एरर आ सकता है, तो तुम ये बात ध्यान रखोगी कि अगर ये 5 एम्पियर बता रहा है तो हो सकता है इसकी वैल्यू 4.95 या फिर 5.05 भी हो सकती है। ये बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चल नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेंज, स्पैन एंड बायस और हिस्टैरिसीस। एक काम करते हैं, कितनी चीजें हो गई यार, स्टेबिलिटी, टॉलरेंस हो गया, रिपोर्टेड नहीं, चलो आज दो चीजें और पढ़ लेते हैं, रेंज स्पैन और बायस। रेंज स्पैन क्या होता है? रेंज स्पैन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमको जो क्वांटिटी मेजर करनी है तो उसके द्वारा मेजर की जा सकने वाली मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम उसका स्पैन कहते हैं। अब इसको एग्जांपल में कैसे बताऊं? सबसे अच्छा एग्जांपल जो तुम घरों में स्केल यूज करते हो, अगर तुमसे कोई पूछता है कि उसकी रेंज स्पैन क्या है,
तो उसमें लिखोगे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू 15 सेंटीमीटर, मिनिमम वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू कितना आएगा 14.9 सेंटीमीटर रेंज स्पैन होगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर आप रेंज स्पैन 15 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर उसका जो वो आता है माइनस आता है, फिर आप बोलेंगे ये इसकी रेंज स्पैन है, इसकी रेंज स्पैन है 14.9 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जीरो जीरो तो मेजर करने का क्या है, जीरो थोड़ी ना मेजर करोगे, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0.1, तो ये होता है आपका रेंज स्पैन। फिर से बोलता हूँ कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाने वाली क्वांटिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को या उस रेंज को हम रेंज स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब बायस क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फुल रेंज मेजरमेंट किए जाने पर जो कांस्टेंट एरर एग्जिस्ट करता है, जो कांस्टेंट एरर एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं बायस। ठीक है, मतलब कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसकी मैक्सिमम वैल्यू या फुल रेंज वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, मतलब कोई भी उस रेंज में कोई भी वैल्यू मेजर कर रहे हैं, पर किसी एक रीजन से आपका एक कांस्टेंट एरर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं बायस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बायस। हाँ हाँ, रेंज और स्पैन एक ही है, इसलिए उसमें वो लगा है ना, और लगा हुआ है, चाहे आप रेंज बोलो चाहे स्पैन बोलो, वो दोनों एक ही चीज है। कहा था मैं, हाँ बायस। अब देखो ऐसी कंडीशन कब आती है, ऐसी कंडीशन तब आती है कि जैसे मान लो आप बहुत दिनों से कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर, जैसे आप लोग का इंची टेप होता है, इंची टेप में क्या होता है, शुरू का मान लो 1 इंच वाला आपका खत्म हो गया, तो आपने हमेशा क्या किया, 1 इंच की जगह 0 से नापने की जगह 1 से नापने लगे, और 1 से जब नापते हो तो आप 20 तक नापते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, 1 माइनस कर देते हो। जैसे आपने इसके वो इंची टेप से 1 से नापना स्टार्ट किया, आपको मेजरमेंट मिला 20, तो आप उसको 20 नहीं करते, क्या करते हैं कि हमने 1 से नापा था और यहाँ पे हमको 20 मिला है, तो 1 माइनस कर दिया हमने, तो क्या हुआ, वो हमारा वो बायस हो गया, वो मतलब सॉरी, वो हमारा एक क्या हो गया, बायस हो गया, कि इसमें कंटिन्यूअसली इतना एरर हमेशा आ रहा है। वो कोई भी, ये मैंने आपको एक सिंपल रीजन बता दिया, तो इसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, बायस। और ये जो बायस होता है इसे हम कैलिब्रेशन के थ्रू नहीं हटा सकते, मतलब उसमें तो फिर हम हमारा जो 1 इंच के पहले वाला हिस्सा तो वो डैमेज हो गया, अब हम चाहे जितनी कोशिश कर ले उसको तो हम वापस रिपेयर नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम कैलिब्रेशन के थ्रू नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, जो जीरो एरर है, जो मैंने अभी बताया, स्केल में जो आपका जीरो जीरो ही आपका आपने चेंज कर दिया ना, पहले वो जीरो पे हुआ करता था, पर आप उसको 1 पे ले आए हैं, तो ये आपका जीरो वाला क्या कहते हैं एरर है, इसको आप बोलोगे ये आपका एग्जांपल ऑफ बायस है। ये तो इंची टेप में आ गया, इसको क्या कहते हैं अच्छा सॉरी, कैलिब्रेशन थ्रू रिमूव कर सकते हैं, माइनस टिक, मैं गलत बोल गया, मैंने बोल दिया था नहीं कर पाते, पर कर पाते हैं, कर पाते हैं, कैलिब्रेशन के थ्रू इसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। उस फ्लो में गलत बोल गया, वहां पे मुझे बोलना था कैलिब्रेशन के थ्रू खत्म कर लेते हैं, मैंने ये बोल दिया कि खत्म नहीं कर पाते हैं, खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हम वहां पे कैलिब्रेशन के थ्रू जीरो पे 1 पे शिफ्ट, जीरो को हमने 1 पे शिफ्ट कर दिया है, तो कैलिब्रेशन के थ्रू हमने उसको खत्म कर दिया है। यहाँ पे मैं उल्टा बोल गया था, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता था कि कैलिब्रेशन के थ्रू उसको फिनिश कर देते हैं, पर मैं उल्टा बोल गया था यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगी मीटिंग, तो कल से हम हिस्टेरिसिस से स्टार्ट करेंगे, कल से हम हिस्टेरिसिस से स्टार्ट करेंगे, और दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जो जिनके डाउट है, उसको अभी डाउट डिस्कस कर लेना, तभी ज्वाइन करना, तभी ज्वाइन करना तुरंत क्लास, जैसे अभी एंड हो वैसे सभी लोग तुरंत ज्वाइन